हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है। विलोम शब्द हो गया, वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव एवं तत्सम हो गया, विशेष एवं विशेषण हो गया और पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिएगा, जो टाइम है क्लास प्रोवाइड करने की, शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा टाइम का, शाम 4 बजे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पहले शब्द है उसके बाद उसका विलोम है। पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। तो पहला शब्द क्या है? ध्वंस। ध्वंस अर्थात नष्ट करना। तो उसका जो विलोम होता है निर्माण होता है, आरंभ। तो ध्वंस का जो विलोम होता है निर्माण होता है। अगला शब्द क्या है? नगर। नगर का विलोम क्या है? ग्राम। नगर का तात्पर्य क्या है? शहर से है, जबकि ग्राम का जो तात्पर्य होता है गांव से होता है। तो नगर का विलोम क्या है? ग्राम है। अगला शब्द क्या है? नूतन। नूतन का जो विलोम होता है पुरातन होता है। नूतन का विलोम क्या है? पुरातन। नूतन का तात्पर्य क्या होता है? नए से होता है, और पुरातन का तात्पर्य किससे है? पुराने से है। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है निर्मल। निर्मल का जो विलोम होता है मलिन। अब निर्मल का तात्पर्य क्या है? साफ से है, साफ, स्वच्छ हो गया। साफ स्वच्छ ये क्या होता है? निर्मल होता है। निर्मल का जो विलोम है क्या है? मलिन है। निर्मल का विलोम क्या है? मलिन। मलिन का तात्पर्य क्या है? मैला है, गंदा है। गंदा हो गया, मैला हो गया, ये सब क्या है? मलिन है। तो ध्यान रखिएगा, निर्मल का जो विलोम होता है मलिन होता है। निर्मल का तात्पर्य साफ स्वच्छ से होता है, और मलिन का तात्पर्य क्या होता है? गंदा मैला से होता है। अगला शब्द क्या है? निरोग। निरोग का विलोम क्या है? रोग। निरोग का विलोम क्या है? रोग। निरोग का तात्पर्य क्या है? बिना रोग के। जो बिना रोग के है अर्थात रोगहीन, तो वही क्या होगा? निरोग होगा। तो निरोग का विलोम क्या है? रोग अथवा बीमारी। अगला शब्द क्या है? नीरस। नीरस का विलोम क्या है? सरस। ध्यान रखिएगा, नीरस का विलोम क्या होता है? सरस होता है। नीरस का तात्पर्य क्या होता है? नीरस बिना रस के। नीरस क्या है? बिना रस के, वही क्या है? नीरस है। नीरस का विलोम क्या है? सरस। तो सरस क्या है? सरस वो है जिसमें रसीला, बिना रस के वो क्या है? नीरस है। और सरस क्या है? जिसमें रस हो अर्थात रसीला। आप जानते हैं रसीला, जैसे आम रसीला होता है अर्थात आम रसीला होता है अर्थात जो हो आम क्या है? सरस है। तो ध्यान रखिएगा, सरस का जो पर्यायवाची कह लीजिए क्या है? रसीला होता है। आम क्या होता है? रसीला होता है, अर्थात आम सरस होता है। तो आम, तो नीरस बिना रस के, और सरस रस वाला, अर्थात नीरस का जो विलोम होता है सरस होता है। एक बार फटाफट रिवीजन करें किसका विलोम शब्द का। तो ध्वंस का विलोम निर्माण है। नगर का विलोम ग्राम। नूतन का विलोम पुरातन है। निर्मल का विलोम जो होता है मलिन, और निर्मल क्या है? स्वच्छ है, साफ है। निरोग का विलोम क्या है? रोग है। निरोग का तात्पर्य बिना रोग के, अर्थात निरोगी अर्थात निरोग। अगला शब्द क्या है? नीरस। नीरस का जो विलोम होता है सरस होता है। नीरस का तात्पर्य क्या है? बिना रस के, और सरस का तात्पर्य क्या होता है? रस वाला अर्थात रसीला अर्थात मनोहर, ये क्या होता है? सरस होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक जो है वर्तनी शुद्ध। आइए डिस्कस करें वर्तनी शुद्ध। तो वर्तनी शुद्ध ध्यान रखिएगा, जो वर्तनी शुद्ध है सबसे पहले क्या डिस्कस किया जाता है वर्तनी शुद्ध में? सबसे पहले वर्तनी शुद्ध में अशुद्ध शब्द होता है, उसके बाद शुद्ध शब्द। तो पहला शब्द क्या है? केंद्रीयकरण। आप सुनते हैं केंद्रीयकरण, तो जबकि केंद्रीयकरण क्या है? अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द क्या होता है? केंद्रीकरण। ध्यान रखिएगा, केंद्रीकरण, जबकि यूज क्या किया जाता है? केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण क्या शब्द होता है? अशुद्ध होता है, जबकि उसका शुद्ध शब्द क्या है? केंद्रीकरण। ध्यान रखिएगा, केंद्रीकरण। केंद्र, केंद्र आप जानते हैं वही है केंद्रीकरण। अगला शब्द है छात्र। छात्र ध्यान रखिएगा, जो तालु से बोला जाता है छात्र, वही छात्र क्या होता है? शुद्ध होता है। उसका प्रोनाउंसिएशन जिस जिस छा का प्रयोग
जिस छा का उच्चारण आप कंठ और मूर्धन्य से प्रयोग करते हैं। ए छा किससे बोला जाता है? कंठ और मूर्धन्य से छा। तो ये क्या है? इस छात्र का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? अशुद्ध होता है। तो छात्र कौन सा? जिससे आप तालु से प्रयोग करते हैं, छ का प्रयोग छात्र, वही छात्र क्या है? शुद्ध शब्द है। अगला जो शब्द है ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? अशुद्ध है, जबकि ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। ऊंचाई क्या है? अशुद्ध है। ऊंचाई, आप बड़ा ऊ का जहाँ प्रयोग करते हैं इसको बड़ा ऊ बोला जाता है। तो ये क्या है? ऊंचाई। आप जैसे ऊंचाई क्या है? शुद्ध शब्द है और ऊंचाई क्या है? अशुद्ध शब्द है। अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द क्या है? उन्नति। उन्नति नहीं होता। उन्नति शब्द क्या होता है? अशुद्ध होता है, जबकि आप जानते हैं उन्नति, उन्नति शब्द क्या है? शुद्ध है। उन्नति शब्द ध्यान रखिएगा, उन्नति कोई शब्द नहीं होता, उन्नति शब्द होता है। तो उन्नति शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है। अगला शब्द क्या है? आप सुनते हैं औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण, अब आपको बता दिया जाए कि आधा द प्लस पूरा या मिलाकर क्या बनता है? दिया बनता है। आधा द प्लस पूरा या मिलाकर क्या बनता है? दिया बनता है। इसका आप जानते हैं ए दा होता है। तो ये कैसे लिखा है? औद्योगिकीकरण। ध्यान रखिएगा, औद्योगिकीकरण ऐसे लिखा हुआ है। औद्योगिकीकरण अर्थात ये जो दा है और या को मिलाकर दिया बनता है, यह दिया। तो औद्योगिकीकरण क्या है? यह गलत है, अर्थात अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द में क्या होता है? उद्योगीकरण। क्या होता है? उद्योगीकरण होता है। औद्योगीकरण, सॉरी, ये औद्योगीकरण है। औद्योगीकरण ना होकर क्या होता है? उद्योगीकरण शुद्ध शब्द है। तो आप ध्यान रखिएगा, दा, आधा दा और पूरा या मिलकर क्या बनता है? दया। आप इसका जो प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण करते हैं यह दया का करते हैं। तो दया, दया क्या है? दया है। तो अर्थात यह शब्द कैसे लिखा हुआ है? उद्योगीकरण। क्या है? उद्योगीकरण शुद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ ऊ का, यहाँ औ नहीं होता, क्या होता है? ऊ। उद्योगीकरण क्या होता है? शुद्ध होता है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उद्योगीकरण। ये क्या है? औद्योगीकरण। औद्योगीकरण क्या है? अशुद्ध है। उद्योगीकरण ध्यान रखिएगा शुद्ध शब्द है। एक बार रिपीट किया जाए, केंद्रीकरण होता है। केंद्रीयकरण क्या होता है? अशुद्ध होता है। केंद्रीकरण शुद्ध शब्द है। छात्र शुद्ध शब्द है। ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। उन्नति शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है। और उद्योगीकरण क्या है? शुद्ध शब्द है। उद्योगीकरण क्या है? शुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, अनेक शब्दों के एक शब्द। जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अनेक शब्दों के एक शब्द। तो पहला जो शब्द क्या है? कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का तात्पर्य क्या है? लेखन अति उत्तम होना। जो आप लेखन अथवा लिखते हैं उसका क्या होना? अति उत्तम होना, उसे ही क्या कहते हैं? कलम तोड़ना। अगला शब्द क्या है? कुलीन है। कुलीन आप सुनते हैं, ऐसा लगता है कि यह जैसे गलत से तात्पर्य है, लेकिन कुलीन का तात्पर्य गलत से नहीं, अर्थात इसका जो तात्पर्य होता है जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो वही क्या होता है? कुलीन होता है। अर्थात जो अच्छे अथवा ऊंचे वंश में उत्पन्न हुआ हो, ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, वही क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। निष्ठ शब्द की बात करें, निष्ठ शब्द क्या है? कूप मंडूक। कूप मंडूक, कूप मंडूक का तात्पर्य क्या होता है? व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो। कोई व्यक्ति हो, इसका जो ज्ञान है, इसका जो ज्ञान हो अपने तक ही सीमित हो, यही क्या कहलाता है? कूप मंडूक। अथवा जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो वही क्या कहलाता है? कूप मंडूक। जैसे मान लीजिए कोई कुआं है, एक कुआं है, इसी कुआं में, कूप मतलब क्या होता है? कुआं। मान लीजिए कुआं है और मंडूक मेढक। अगर मेढक यहाँ कुएं में गिर जाए तो मेढक का तात्पर्य, मेढक जो है इसी कुएं के ही अंदर बनकर रह जाता है, मतलब इसके बाहर
इसको बाहरी जगत से कोई तात्पर्य नहीं होता। यह सिर्फ इसी कुएं में रहता है, उसको बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं उसको ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वह क्या होता है सीमित में है। अर्थात तो उसका कुआं क्या हो, उसका एक दायरा हो गया, वह उसी कुएं में रहता है। तो उसी से तात्पर्य लिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो अनेक शब्द है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका तात्पर्य कैसे है कि कोई कुआं है, कुएं में अगर मेढक है वह उसका एक दायरा बन गया, अर्थात एक निश्चित सीमा हो गई कि वह वहीं तक रहेगा। उसी से उसका तात्पर्य लिया गया है। इसका तात्पर्य क्या है, कूप मंडूक, कूप मतलब कुआं होता है, मंडूक मेढक। तो व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित है। मेढक का क्या था, मेढक उसी कुएं का था, अर्थात उस कुएं तक उसका ज्ञान सीमित था, उसके बाहर उसका ज्ञान असीमित मतलब उसका सीमित नहीं था। तो वही कह रहा है कि व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, वही क्या कहलाता है, कूप मंडूक। अगला शब्द क्या है, क्रीत। क्रीत शब्द ध्यान रखिएगा, जिसका तात्पर्य होता है जो मोल लिया हुआ हो, अर्थात जो खरीदा हुआ हो। मोल आप जानते हैं, मोल भाव करना। आप कोई सामान खरीदते जाते हैं तो आप क्या क्या करते हैं, मोल करते हैं, वही मोल है। ध्यान रखिएगा, यहाँ खरीदने का तात्पर्य है जो मोल लिया हुआ हो, अर्थात जो खरीदा हुआ हो। क्या खरीदा हुआ हो, वही क्या है, वही है क्रीत। क्रीत शब्द ध्यान रखिएगा, जो खरीदा हुआ हो वही क्या है, क्रीत है। अगला शब्द क्या है, कृतघ्न। कृतघ्न आप सुनते हैं, और दूसरा शब्द है कृतज्ञ। ये दोनों शब्द को पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। कृतघ्न और कृतज्ञ। एहसान फरामोश होना, एहसान फरामोश उसी को कृतघ्न कहा जाता है। तो किए हुए उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति। कोई व्यक्ति है, आप इस पर क्या किए, एहसान किए हुए हैं, लेकिन ये क्या करता है कि आपके एहसान को क्या करता है, भूल जाता है। तो यह व्यक्ति क्या है, कृतज्ञ कहलाएगा। लेकिन दूसरा शब्द क्या है, कृतज्ञ है। दूसरा शब्द क्या है, कृतज्ञ है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, दूसरा कोई व्यक्ति है, यह आपके किए गए उपकार को मानता है, तो क्या कहलाएगा, कृतज्ञ कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो उपकार को भूल जाए वही कृतज्ञ है, वही एहसान फरामोश है। जो किए गए उपकार को माने, जो आपने उपकार किया वो माने, वो कृतज्ञ कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। कूप मंडूक क्या है, कूप मतलब कुआं हो गया, मंडूक मतलब मेढक। तो मेढक का जो ज्ञान है उस कुएं तक ही सीमित है। मेढक का ज्ञान क्या है, कुएं तक ही सीमित है। मेढक यहाँ है, इसका ज्ञान कहाँ तक है, कुएं तक ही सीमित है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक ही सीमित हो अथवा जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, वही कूप मंडूक कहलाएगा। आगे बढ़े, जो नेक्स्ट टॉपिक है तद्भव एवं तत्सम। आइए डिस्कस करें तद्भव एवं तत्सम। तो तद्भव क्या होता है, आप जानते हैं, तद्भव का जो तात्पर्य होता है हिंदी रूप, और तत्सम का जो तात्पर्य होता है संस्कृत रूप। तो पहला शब्द क्या है, और है। और, इत और, इत और, इत का तात्पर्य क्या होता है, और से है, वही और। इत का जो तात्पर्य होता है इत और है। और शब्द है क्या, तद्भव। ध्यान रखिएगा, और शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम रूप क्या है, अवर है। अवर शब्द ध्यान रखिएगा तत्सम रूप है किसका, और का। आप कहते भी हैं इत और चले जाइए, तो इत और, इत का अर्थ होता है और। ध्यान रखिएगा, इत का अर्थ होता है और। आप समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में सुने होंगे, आपके साथ डिस्कस किया गया था। इत का तात्पर्य और होता है, और शब्द आपने यहाँ जाना कि यह तद्भव शब्द है। और शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, अवर होता है। ध्यान रखिएगा, अवर। अगला शब्द क्या है, ओझा, और इसका जो तत्सम रूप क्या होता है, उपाध्याय होता है। अब ओझा शब्द आप कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि यह एक कॉस्ट होता है, अर्थात जाति होती है। तो जाति से आप रिलेट कर लीजिए कि यह ओझा शब्द क्या है, तद्भव रूप है, जबकि तत्सम क्या होता है, उपाध्याय भी एक जाति होती है। तो आप ओझा और उपाध्याय को कैसे रिलेट किए आपने, कि यह एक जाति है, इससे आपने रिलेट किया कि ओझा शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, उपाध्याय होता है। अगला शब्द क्या है, ओला।
अगला शब्द क्या है, ओला। ध्यान रखिएगा, ओला शब्द का जो तत्सम रूप होता है उपल होता है। ओला शब्द का तत्सम रूप क्या है, उपल है। अब आपको ओला कैसे रिलेट करेंगे, अब ठंडी आई हुई है अर्थात सर्दी का मौसम है। जब ठंडी ज़्यादा पड़ने लगती है तो ध्यान रखिएगा, यह गांव में, आप अगर गांव से होंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि जब ज़्यादा ओला पड़ता है तो क्या होती है, फसल नष्ट हो जाती है, सारे फसल को ये ख़राब कर देता है। तो वही ओला हम इसको कैसे रिलेट किया है हमने, तो हमारे घर जैसे खेती की जाती है तो वहाँ क्या होता है कि जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है, जब गलन होने लगती है तो देखते हैं कि ये जो ओला है, ओला पड़ता है तो ये सारी फसल को नष्ट कर देता है। वहीं से हमने इसको रिलेट कर लिया कि ओला शब्द क्या है, तद्भव रूप है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, उपल होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस समय सर्दी का मौसम है, अभी तो कम ठंडी है, जब ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो ये जब ओला पड़ने लगता है, गलन ज़्यादा होने लगती है तो क्या करता है, सारी फसल को नष्ट कर देता है। आप उसी फसल से रिलेट कर लीजिए कि यह ओला जो होता है फसल को नष्ट कर देता है, तो ओला शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, उपल होता है। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द है अवगुण। अवगुण शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, अवगुण। कोई व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति है, सब में कुछ ना कुछ अवगुण होता है। कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता तो कुछ ना कुछ उसके अंदर अवगुण होता है। तो आप उसी से रिलेट करिए कि हर व्यक्ति, हमारे ही अंदर, आपके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ अवगुण है। तो अवगुण शब्द क्या है, जो अवगुण है वो शब्द क्या है, तत्सम रूप है। किसका तत्सम रूप है, तो अवगुण का तत्सम रूप है। ध्यान रखिएगा, अवगुण का तत्सम रूप अवगुण होता है। अगले शब्द की बात करें, कंधा। अब ये कंधा किसका अर्थ है, आप जानते हैं, एक अंश होता है और एक अंश होता है। इस अंश का मतलब भाग होता है, ध्यान रखिएगा, भाग अथवा हिस्सा, और इस अंश का मतलब क्या होता है, कंधा होता है। आप रिलेट करिए कि इस समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में आपके साथ डिस्कस किया गया था, तो आप यहाँ रिपीट भी कर लीजिए कि इस अंश का जो मतलब होता है कंधा होता है, और कंधा शब्द कैसा है, तद्भव है। कंधा शब्द कैसा है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, अस्कंध होता है। ध्यान रखिएगा, कंधा का तत्सम क्या है, अस्कंध है। एक बार फटाफट रिवीजन करें, तद्भव एवं तत्सम का। तद्भव और का तत्सम रूप क्या है, अवर है। इत और, आपने रिलेट किया, इत और। अगला शब्द क्या है, ओझा। ओझा का तत्सम रूप उपाध्याय होता है। आपने इसको कैसे रिलेट किया कि यह जाति होती है, तो इस जाति से आपने रिलेट किया कि ओझा शब्द का तत्सम रूप उपाध्याय होता है। अगला शब्द आपने रिलेट कैसे किया, ओला। ओला आप कैसे रिलेट किया कि जो कृषि होती है क्या होती है, ओला पड़ने पर फसल अथवा कृषि जो है नष्ट हो जाती है, तो कृषि नष्ट हो जाती है, तो ये ओला शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि तत्सम क्या है, उपल है। अगला शब्द क्या है, अवगुण। अवगुण शब्द का जो तत्सम रूप होता है अवगुण। अवगुण को आपने कैसे रिलेट किया कि सभी के अंदर कुछ ना कुछ अवगुण होता है, तो वही अवगुण शब्द क्या है, तत्सम है, जबकि इसका तद्भव क्या है, अवगुण है। अगला शब्द क्या है, कंधा। कंधा का जो तत्सम रूप होता है अस्कंध, और कंधा किसका अर्थ है, तो ध्यान रखिएगा, अंश का अर्थ है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विशेष एवं विशेषण। आइए डिस्कस करें विशेष एवं विशेषण। तो विशेष का तात्पर्य आप जानते हैं कि जो विशेष से होता है संज्ञा होती है, विशेषण क्या होता है, विशेषता बताता है। अगला शब्द जो शब्द है क्या है, अनुशंसा। अनुशंसा का जो विशेषण होता है अनुशंसित होता है। ध्यान रखिएगा, अनुशंसा का जो विशेषण होता है अनुशंसित होता है। अगला शब्द क्या है, अनुशासन। अगर आप अनुशासन में रहेंगे तो आप हर चीज़ सीख सकते हैं, तो वही अनुशासन है। तो अनुशासन, जहाँ शासन हो, तो अनुशासन का तात्पर्य क्या है, अनुशासन जो शब्द क्या है, विशेष्य अर्थात संज्ञा है, इसका विशेषण क्या है, अनुशासित। अनुशासित होना, अनुशासन ठीक है, अनुशासित क्या है, विशेषण है। अगला शब्द क्या है, अपमान। अपमान शब्द का जो विशेषण होता है अपमानित होता है। अपमान शब्द का विशेषण अपमानित। आदर। आदर शब्द का विशेषण क्या होता है, आदरणीय। कैसे रिलेट करवाया गया था, यह शब्द आपके साथ डिस्कस कर दिया गया है, तो कैसे आपको रिलेट करवाया गया था, ध्यान रखिएगा। माता पिता का आप आदर करते हैं, जो आपके माता पिता हैं आप उनका क्या करते हैं, आदर करते हैं। तो आदर शब्द क्या है, आदर शब्द संज्ञा है, तो आपके लिए वो माता पिता क्या है, आदरणीय है। ध्यान रखिएगा, आप माता पिता का आदर करते हैं और माता पिता आपके लिए क्या है, आदरणीय है। तो आदरणीय शब्द क्या है, विशेषण है,
अर्थात क्या है, विशेषता बताता है। और अगला शब्द क्या है, आसमान। आसमान शब्द का विशेषण आसमानी होता है। आसमान आप देखते हैं, आसमान में क्या तारे रहते हैं, तो आसमान में बादल रहते हैं, वही आसमान शब्द। जब आप देखिए कि आसमान, इस आसमान देखिए कि आसमान में बादल बहुत छाए हैं, तो आसमान कैसा शब्द है, तो आसमान शब्द क्या है, विशेष है अर्थात संज्ञा है, इसका विशेषण क्या होता है, आसमानी होता है। अगले शब्द की अर्थात अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक क्या है, पर्यायवाची है। अगला टॉपिक क्या है, पर्यायवाची शब्द है। आज पर्यायवाची किसका डिस्कस किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, चपला का पर्यायवाची आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो चपला का पर्यायवाची। अब बात करें, एक शब्द होता है चपल और ये क्या है, चपला है। तो चपला ध्यान रखिएगा ये बिजली से तात्पर्य है, और ये चपल क्या होता है, चपल का तात्पर्य होता है चंचल से। ध्यान रखिएगा, चंचल स्वभाव आप जानते हैं, वही चंचल है कि चपल का तात्पर्य किससे होता है, चंचल से होता है। ध्यान रखिएगा, चंचल। और ये चपला क्या है, चपला का तात्पर्य बिजली से होता है। तो आज हम किसका पर्यायवाची डिस्कस करेंगे, तो आप देखते हैं बिना बिजली के आप पढ़ाई नहीं कर सकते। बिना, तो बिजली सभी के घर में बिजली रहती है, तो उसी बिजली का तात्पर्य, जब भी आप बिजली देखिए, जब भी आप विद्युत का प्रयोग करिए, तो आप एक बार जरूर उसका पर्यायवाची ध्यान रखिए। तो चपला का तात्पर्य किससे है, ध्यान रखिएगा, दो शब्द बताए गए, चपला और चपल। चपल का तात्पर्य आप चंचल से जानते हैं और चपला का तात्पर्य आप बिजली से जानते हैं। तो ये क्या है, विद्युत है। अभी आपको बताया गया है कि आधा द और पूरा या मिलकर क्या बनता है, द्या बनता है। तो ये क्या लिखा गया है, विद्युत लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, क्या है, विद्युत है। विद्युत हो गया, बिजली हो गया, बिजुरी। आप गांव में सुनते होंगे, दादी जो होती हैं, दादी परदादी, वो सब क्या बिजुरी का प्रयोग करती हैं, तो वही बिजुरी। तो ध्यान में बिजुरी, तो ये क्या है, विद्युत है, बिजली है, बिजुरी। चंचला, अभी आपने देखा चंचल का चपला का चंचल होता है, एक चपल का चंचल होता है, और ये शब्द क्या है, चपला। चपला का ध्यान रखिएगा, चंचला होता है। तो चंचला, दामनी, सौदामनी, तड़ित, क्षणप्रभा, करका, घनवल्ली, कौंधा, असनी, चंपा। तो चंपा किसका पर्यायवाची, तो चपला का पर्यायवाची। विद्युत हो गया, बिजली हो गया, बिजुरी, चंचला, दामनी, सौदामनी। दामनी, सौदामनी, तड़ित, क्षणप्रभा, करका, घनवल्ली, कौंधा, असनी, चंपा। असनी, चंपा किसका पर्यायवाची, तो चपला का पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा, चपल अभी आपको बताया गया, चपल का तात्पर्य आपको चंचल से बताया गया, और आपने यहाँ देखा कि चपला, चपला का तात्पर्य क्या है, चंचला से है। ये दोनों शब्द का आप अंतर समझ लीजिए कि चंचल किसका तात्पर्य है, तो चपल का तात्पर्य है, और चंचला किसका तात्पर्य है, तो चपला का तात्पर्य है। तो एक बार फिर से रिपीट करें, चपला का, आज आपने विद्युत का, आज आपने बिजली का, आज आपने बिजली का क्या किया है, पर्यायवाची याद किया है, देखा है, सुना है। तो वही चपला। चपला विद्युत हो गया, बिजली हो गया, बिजुरी, चंचला, दामनी। दामनी के बाद क्या है, सौदामनी। तो दामनी किसका पर्यायवाची, चपला का पर्यायवाची अर्थात बिजली का पर्यायवाची। सौदामनी किसका पर्यायवाची, तो बिजली का पर्यायवाची। तड़ित हो गया, क्षणप्रभा, करका, घनवल्ली, कौंधा, असनी, चंपा किसका पर्यायवाची, तो चपला का पर्यायवाची। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।